नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के खोजकर्ता के नाम से जाने जाने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस की जीवनी, उसकी यात्राओं, उसकी डिस्कवरीज और उसकी कंट्रोवर्शियल लेगेसी के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये नाम आप सभी ने भली भांति सुना होगा। स्पेशली अपने स्कूल के दिनों में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें पूछा जाता था कि अमेरिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, और हम ऑब्जेक्टिवली इसका जवाब दे देते थे क्रिस्टोफर कोलंबस, और हमें उस क्वेश्चन के मार्क्स भी मिल जाते थे, हमारा जवाब सही होता था। लेकिन क्या ये जवाब सब्जेक्टिवली और फैक्चुअली पूरी तरह से करेक्ट है? ये एक सोचने का विषय है। तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि कोई व्यक्ति सच्चे मायनों में खोजकर्ता क्या होता है, किसी लैंड का डिस्कवरर कौन होता है। मान लीजिए एक जमीन है जहां पे दुनिया में पहले कोई नहीं पहुंचा, और इस जगह पे अगर एक व्यक्ति सबसे पहले पहुंचता है तो वो इसका खोजकर्ता हुआ। तो क्या क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की जमीन पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति था? तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले जब ये यहाँ पे पहुंचा तो मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे रह रहे थे, अलग अलग सभ्यताएं यहाँ पे पनप रही थी, लोग यहाँ पे हजारों सालों से रह रहे थे। तो इसने ऐसा क्या किया कि इसको अमेरिका का खोजकर्ता कह दिया? इसने समुद्री रास्ता खोजा था। ये स्पेन से चल के अमेरिका अटलांटिक ओशन के रास्ते पहुंचा था। बस यही इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और उस समय यूरोप के लोगों को पता नहीं था कि ऐसी कोई जमीन दुनिया के नक्शे पे विद्यमान भी है। तो ये व्यक्ति स्पेन से चल के यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स पे पहुंच गया था 1492 में। तो इसको अमेरिका का खोजकर्ता कह दिया गया। हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं है कि यूरोप से कोई व्यक्ति पहले अमेरिकी महाद्वीप पे नहीं पहुंचा, ऐसा भी पहले हो चुका है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति जब यहाँ पे पहुंचा उसके बाद दुनिया की तकदीर पूरी तरह से बदल गई, बहुत कुछ बदल गया। यूरोप को अमेरिका एक महाद्वीप मिल गया जहां पे वनरेबल पॉपुलेशन रहती थी, जिनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो यूरोप के लोगों का मुकाबला कर सके। और ये लोग, यूरोप के लोग जो है, इस महाद्वीप पे जाके यहाँ के नेटिव लोगों को, यहाँ के ओरिजिनल लोगों को परसिक्यूट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और उनकी जमीन को इन्हीं से छीन के उस पर कब्जा कर लेते हैं, और यहाँ के लोकल लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं, और अमेरिका की जमीन को, अमेरिकी महाद्वीपों की जमीन को अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। ये काम सभी यूरोपियंस करते हैं, जो पावरफुल यूरोपियंस होते हैं। स्पेन भी करता है, पोर्टुगीज भी करते हैं, इंग्लैंड भी करता है, फ्रांस भी करता है, डेनमार्क भी करता है, रशिया भी करता है, सब करते हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है, क्योंकि ये यूरोपियंस जो है यहाँ पे पहुंच पाए, उस दौर में पहुंच पाए। और उसके बाद दुनिया भर का ट्रेड भी बढ़ गया, नए रास्ते भी मिल गए, नई जमीन भी मिल गई, और नए रिसोर्सेज भी मिल गए, नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल गए। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है क्रिस्टोफर कोलंबस का, इसीलिए इसको अमेरिका का खोजकर्ता कहा जाता है। लेकिन ये अमेरिका के लिए एक नया रास्ता खोजने वाला व्यक्ति था, अमेरिका की जमीन को खोजने वाला व्यक्ति नहीं था। मैं ये आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डिटेल वाइज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था, उसकी पर्सनल लाइफ, उसका एक्सप्लोरेशन और उसकी डिस्कवरीज, सब चीजों का अध्ययन करते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसको आप जानते हैं कि उसने स्पेन से अमेरिका की यात्रा करी थी, लेकिन वो स्पेनिश नहीं था, वो एक इटालियन एक्सप्लोरर था। इटालियन था, इटली में पैदा हुआ था। और एक्सप्लोरर कौन होता है? वो व्यक्ति जो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता है, नए रास्तों की खोज करता है, उस तरीके का व्यक्ति था। और ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौर में बहुत यात्राएं करता है अमेरिका की। 1492 से लेके 1504 के बीच में इसने 4 यात्राएं करी थी अमेरिका की, 4 यात्राएं करी। और 4 यात्रा में इसने बेसिकली कैरिबियन आइलैंड्स की यात्राएं करी, जिसको आज के समय हम मेनली वेस्ट इंडीज कहते हैं। वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं और साउथ अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में ये पहुंचा था। तो इसने जब इस यात्रा को किया तो दुनिया को, जो यूरोप के लोग थे स्पेसिफिकली, ज्यादा मैं बात करूं तो उनको ये बताया कि एक ऐसी जमीन है और यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं। हालांकि ये व्यक्ति जो है वो अमेरिका की खोज में नहीं निकला था, नई दुनिया की खोज में नहीं निकला था। ये एशिया पहुंचना चाहता था, ये भारत पहुंचना चाहता था, चाइना पहुंचना चाहता था। और ये एक गलत रूट के रास्ते चलता है और उसके बीच में अमेरिका आ जाता है। एक्सीडेंटली ये अमेरिका पहुंचता है। क्यों पहुंचता है उसकी भी हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नया रास्ता खोजना चाहता है इंडिया पहुंचने के लिए, लेकिन वो मिलता नहीं है और ये पहुंच जाता है अमेरिका अटलांटिक ओशन के माध्यम से। कैसे पहुंचेगा अभी बात करेंगे। तो एक्चुअल में इसने अमेरिका की खोज नहीं करी थी, इसने एक नई दुनिया की खोज नहीं करी थी। इसने तो जाके एक तरह से, जिस तरह से प्रेजेंट किया, उससे ये लगा कि पूरी तरह से नई दुनिया ही इसने खोज दी है।
लेकिन वहां पे तो लोग रह रहे थे, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे रह रहे थे, वहां पे दर्जनों की संख्या में सिविलाइजेशन रह रहे थे, माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, ये सभ्यताएं वहां पे रह रही थी, इनका सभ्यता, ओल्मेक सभ्यता, ये सब सभ्यताएं वहां पे रही थी, और कई सभ्यताएं तो वहां पे राइज होके कईयों का फॉल भी हो चुका था। तो एक नई दुनिया की खोज नहीं थी। हाँ, यूरोपियंस के लिए, स्पेनिश लोगों के लिए और जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे उनके लिए सरप्राइज था कि ये ऐसी दुनिया दुनिया में है, ऐसा एक जमीन का हिस्सा दुनिया में है। तो ये उनके लिए नया था, लेकिन एक्चुअल में नया नहीं था। इसको इस चीज के लिए क्रेडिट भी दिया जाता है क्योंकि यूरोप के लिए इसने नए रास्ते खोजे, नए रिसोर्सेज खोजे और उनको अनलिमिटेड ग्रो करने का, अपनी कॉलोनी बनाने का उनको मौका मिला। लेकिन इसको ब्लेम भी किया जाता है क्योंकि जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे और उन्होंने कॉलोनाइज किया अमेरिका को, तो वहां की जो मिलियंस की पॉपुलेशन थी उसको पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां की पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया। वहां पे बीमारियां लेके गए, स्मॉल फॉक्स जैसी बीमारियां लेके गए, जिससे अमेरिका की तकरीबन 40 से 50% आबादी जो है वो मारी गई बीमारियों की वजह से, और बाकी बची आबादी को इन्होंने युद्ध में हरा के अपना गुलाम बना लिया। तो ये सब चीजें यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से इसकी जो लेगेसी है वो भी काफी कंट्रोवर्शियल है। जब इसने पहली यात्रा करी तो यहाँ पे जो लोग इससे मिलते हैं उसका ये चित्रण इन्होंने किया हुआ है। तो ये चीजें हुई। अब अर्ली लाइफ से बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे कैसे ये इंडिया की खोज से के लिए निकलता है और पहुंच जाता है अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस एक वूल मर्चेंट का बेटा था, जेनेवा में, जो कि जेनेवा रिपब्लिक ऑफ जेनेवा था उस समय। तो 1451 में इटली में वहां पे इसका जन्म होता है। इटली का यूनिफिकेशन उस दौर में हुआ नहीं होता है, इटली का यूनिफिकेशन बाद में काफी लेट होता है, 1871 में। सारे ये आज इटली जो है वो यहाँ तक आपको देखने को मिलता है, ये पूरा आपको इटली नजर आता है, लेकिन उस समय इटली अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। तो जेनेवा में इसका जन्म होता है और उसके बाद ये जब टीनेजर होता है तभी ये इसको एक मर्चेंट शिप में जॉब मिल जाती है। बाद में तो पुर्तगाल भी जाता है, बाद में स्पेन भी जाता है 20s में। लेकिन जब ये मर्चेंट शिप में जॉब करता है उस समय 1476 में इसकी शिप के ऊपर पायराइट जो हैं, जो लुटेरे हैं, वो अटैक कर देते हैं और ये जो जहाज है ये पोर्टुगीज कोस्ट के ऊपर होता है। वहां पे जहाज डूब जाता है, ये बोट डूब जाती है, बहुत बड़ी शिप होती है वैसे तो, ये डूब जाती है। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो यहाँ पे सरवाइव कर जाता है और वो फ्लोट करके यहाँ पे लिस्बन पहुंच जाता है, जो कि पुर्तगाल में राजधानी है, वहां पहुंच जाता है। वहीं पे रहना शुरू कर देता है और वहीं पे पढ़ाई भी करता है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कैट्रोग्राफी और नेविगेशन की पढ़ाई करता है, जिसमें सबसे ज्यादा इसके काम कौन सी पढ़ाई आएगी, नेविगेशन और मैथमेटिक्स, क्योंकि इनके थ्रू ही आप ट्रेवल करते हैं, आपको पता चलता है कि आपको कैसे क्या करना है। कैलकुलेशंस बहुत महत्वपूर्ण है और नेविगेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें यहाँ पे सीखता है। और ये जो दौर था, जिस दौर में क्रिस्टोफर कोलंबस बड़ा हो रहा था, ये जो दौर था ये एज ऑफ डिस्कवरी का इनिशियल पीरियड था। एज ऑफ डिस्कवरी का जो पीरियड था उसके ऊपर मैंने वैसे वीडियो बना दिया है कंप्लीट, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। एज ऑफ डिस्कवरी का जो पीरियड था ये माना जाता है 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच का पीरियड। और इसमें क्या हुआ था, बहुत सारी यात्राएं करी गई थी अलग अलग नेविगेटर्स और एक्सप्लोरर के द्वारा, जिनको प्रायोजित किया था, स्पॉन्सर किया था यूरोप के कई देशों ने, जिसमें पुर्तगाल सबसे अग्रणी था। सबसे पहले उसने ही यात्राओं को स्पॉन्सर किया, उसके बाद स्पेन, फिर इंग्लैंड और फ्रांस, इन देशों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। क्या हुआ था इस दौर में? इस दौर में ये हुआ कि ये दुनिया भर के जो नेविगेटर्स थे उन्होंने अच्छी अच्छी जो शिप बना ली थी, उनका इस्तेमाल करके वो नए समुद्री रास्तों की खोज करना चाहते थे। और नए समुद्री रास्तों में भी ज्यादातर वो भारत और चाइना पहुंचना चाहते थे। उन रास्तों का इस्तेमाल करके वो भारत से ट्रेड करना था, उनको चाइना से ट्रेड करना था। और उसकी कारण क्या था कि जो पुराना जो ट्रेड रूट था, जो सिल्क रूट था, जो कि यूरोप से सीधा पहुंचता था, आपके यहाँ पे यूरोप से पहुंचता था चाइना, इंडिया से होता हुआ चाइना, तो ये यहाँ से सिल्क रूट था, एक रास्ता ये भी था, यहाँ से भी पहुंचता था। तो ये रास्ते नहीं थे, अटलांटिक ओशन के माध्यम से इधर से पहुंचना और इधर से पहुंचना, ये रास्ते दुनिया को पता नहीं थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेडाइवल पीरियड में 1453 में यहाँ पे ये जो क्षेत्र है आज जहाँ पे टर्की है, यहाँ पे एक बड़ा साम्राज्य होता है बैजेंटाइन अंपायर, वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे ओटोमन अंपायर अपनी पैठ जमा लेता है। ओटोमन अंपायर यहाँ पे उभर के आता है और ओटोमन अंपायर एक मुस्लिम अंपायर था। यूरोप के ज्यादातर देश जो है वो क्रिश्चियन थे, तो दोनों के बीच में बनती नहीं थी, कई सारी लड़ाइयां भी हुई थी। आपको पता होगा क्रूसेड्स में 12 लड़ाइयां हुई थी।
तो अब ये जो ओटोमन अंपायर यहाँ पे रह रहा था, उसने इनको मना कर दिया कि हम तो हमारे लैंड रूट के माध्यम से इंडिया जाने देंगे ना चाइना जाने देंगे। तो अब यूरोप के लोगों को जब अगर इंडिया और चाइना के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करना है, किसी भी तरीके के रिलेशंस रखने हैं, तो उनको एक नया रास्ता चाहिए था। नया रास्ता चाहिए था, तो उन्होंने अपने एक्सप्लोरर्स को, अपने नेविगेटर्स को पैसा देके कहा कि नया रास्ता खोजो ताकि हम उनके साथ व्यापार कर सकें। तो पुर्तगाल ने भी किया ये काम और स्पेन ने भी किया। भारत पहुंचने में सबसे पहले सफल कौन रहा था समुद्री रास्ते से? वास्को डी गामा, जो कि कहां से आया था, यहां से पुर्तगाल से चल के अफ्रीका को पार करके केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। तो ये जो रास्ता था ये तो पुर्तगाल ने अपनाया, और दूसरी तरफ जो स्पेन था उसकी उसमें ये क्रिस्टोफर कोलंबस उसको लीड कर रहा था शुरुआत में, तो इसने एक अलग रास्ता अपनाया। तो पुर्तगाल ने सबसे पहले एज ऑफ डिस्कवरी की तरफ अपना कदम बढ़ाया, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जिसको कहा जाता है, दूसरी भाषा दूसरे नाम उसका है। तो यहां से शुरुआत होती है, और यहाँ पे ये लोग जो हैं करते हैं कि सबसे पहले जो पुर्तगाली हैं वो पहुंचते हैं इस रास्ते से, शुरुआती यात्राओं में यहाँ तक पहुंचते हैं, तो अफ्रीका का एक्सप्लोरेशन करते हैं, अफ्रीका से कुछ ट्रेड करके स्लेव्स को यूरोप लेके जाते हैं, जो भी चीजें इनको मिलती हैं वो यूरोप लेके जाते हैं। लेकिन बाद में ये तो 1498 में पहुंचा वास्को डी गामा भारत, लेकिन उससे पहले स्पेन वाला जो ये है वास्को डी गामा, क्या बोलते हैं अपना, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये दूसरी तरफ पहुंच चुका था। अब क्रिस्टोफर कोलंबस की एक अलग सोच थी, एक अलग कैलकुलेशन थी। उसको क्या लगता था कि दुनिया की परिधि, दुनिया की डायमेंशन, इस अर्थ की जो रेडियस है वो उतनी नहीं है जितना कि क्लेम किया जाता है। उसको लग रहा था कि भाई ये पुर्तगाली जो हैं वो इधर बड़े अफ्रीकी महाद्वीप को पार करके इधर पहुंचना चाहते हैं इंडिया। मैं ये करता हूं कि अटलांटिक ओशन से इधर वेस्ट की तरफ चलता जाता हूं और फिर यहां पे हमें मिल जाएगा क्या, ये एशिया मिल जाएगा। अब ये बात ठीक है कि इधर एशिया तो मिलेगा ही, घूम के आओगे तो यहाँ पे आप पहुंचोगे ही, जापान पहुंचोगे, चाइना पहुंचोगे, लेकिन ये जो रास्ता है ये लंबा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा उसे नहीं लगता था, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये रास्ता लंबा होगा और ये छोटा होगा, और उसे ये पता ही नहीं था कि बीच में और कोई जमीन भी आएगी, अमेरिका महाद्वीप आएगा, क्योंकि उसे इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था। उस समय कोई सैटेलाइट्स तो थी नहीं, और उस समय ट्रेवलर्स यहाँ तक पहुंचे नहीं थे। बहुत बड़ा अटलांटिक ओशन है, इसको पार करके इधर लोग नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस दौर में अच्छी अच्छी जहाजें बनाई गई, अच्छे अच्छे नेविगेशन सिस्टम्स बनाए गए। तो उसने क्या किया कि इधर चलना शुरू किया। पुर्तगाली इधर से चल रहे थे और स्पेनिश लोग जो है वो इधर से चल रहे थे। अब वास्को डी गामा क्या करता है? वास्को डी गामा, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये चल रहा है 15वीं सेंचुरी में। तो कोलंबस ने ये सोचा कि मैं चलूंगा अटलांटिक ओशन के रास्ते, वेस्ट की तरफ जाऊंगा और मैसिव अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार नहीं करना पड़ेगा। ये बात उसको लगती थी, ये काफी इंप्रेसिव बात थी, लेकिन ये फॉल्टी भी थी, क्योंकि जितना वो सोच रहा था धरती उससे काफी बड़ी थी और उससे ज्यादा उसको ट्रेवल करना पड़ता, इसीलिए वो चाइना कभी को पहुंच ही नहीं पाया, वो एशिया खुद कभी नहीं पहुंच पाया। आगे के जो नेविगेटर्स थे वो उस रास्ते से भले ही पहुंचे, लेकिन ये नहीं पहुंच पाया। उसने कहा कि मैं जो है यहां से लेके पहुंच जाऊंगा, फार ईस्ट तक पहुंच जाऊंगा, और इस रास्ते से ही मैं सारा एक्सप्लोरेशन करूंगा, इसी से करूंगा, इधर से ही जाऊंगा। ठीक है, इस प्लान को लेकर वो गया सबसे पहले इंग्लैंड के पास, गया, पुर्तगाल के पास गया, लेकिन उन्होंने दोनों ने इस प्लान को वो नहीं किया, इंटरटेन नहीं किया कि ये क्या बात कर रहे हो, अटलांटिक ओशन से इधर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा और कितना लंबा है, किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं था। उनकी कैलकुलेशन अलग थी, कोलंबस की कैलकुलेशन अलग थी। लेकिन फाइनली स्पेनिश जो मोनार्क था उस समय, फर्डिनेंड ऑफ अरागोन, और इजाबेल उसकी वाइफ थी, कैस्टील, इजाबेला ऑफ कैस्टील, इन दोनों के पास जब वो जाता है तो ये उसके प्लान को सोच के उसको अश्योरेंस देते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे इस यात्रा को, तुम्हारी इस गोया को फंड करेंगे, पैसा देंगे तुम्हें। कोलंबस को भी फेम चाहिए था, फॉर्चून चाहिए थी, और फर्डिनेंड और इजाबेला को भी यही चीजें चाहिए थी। साथ ही वो ये भी चाहते थे दोनों ही कि वो कैथोलिक रिलीजन को भी दूर दूर तक फैलाएं, क्योंकि कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसका भी एक्सपांशन वो करना चाहते थे, कि वो एशिया तक पहुंचाना चाहते थे। ये चीजें चल रही थी। तो कोलंबस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके स्पेन के राजा और उसकी रानी के द्वारा कि तुम जहां पे जाओगे उसका पैसा हम देंगे, अपनी जहाज़ों को लेके जाओ, और जो चीज़ें तुम ढूंढोगे,
जो भी वेल्थ तुम्हें मिलेगी उसमें से 10% जो है वो तुम रख लेना, बाकी स्पेन का होगा, स्पेनिश एम्पायर का होगा। जो भी जमीन होगी उसको गवर्नरशिप वगैरह ये सब चीजें जो है वो जो है कौन मुहैया कराएगा? स्पेनिश मोनार्क उसको मुहैया कराएगा। साथ ही कोलंबस को कुछ टाइटल्स देने की भी बात कही कि तुम्हें गवर्नर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब बातें यहाँ पे चल रही थी। तो ये कोलंबस की उस यात्रा का चित्रण है जब कोलंबस यात्रा पे जाता है और इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है और ये अपनी पहली यात्रा के लिए निकलेगा। उसके लिए इसने 3 जहाजों को तैयार किया, जिन जहाजों का नाम था द नीना, द पिंटा एंड द सेंट मैरिनो। इन सेंटा मैरिनो मारिया 3 अगस्त 1492 को कोलंबस अपनी यात्रा शुरू कर देता है। 1492 की है और अगस्त से अक्टूबर महीने में 3 महीने का समय लगता है और ये जो है पहुंचते हैं फाइनली बहामीन आइलैंड्स। बहामीन आइलैंड्स जो हैं यहाँ पे पड़ते हैं, ये देखिए, ये बहमांस है। बहामांस अटलांटिक ओशन से आप जस्ट पार करके अमेरिकी महाद्वीप में कैरेबियन आइलैंड्स की तरफ चलोगे तो वहां पे बहमास मिलेंगे आपको। यहाँ पे पहुंच जाता है, कहाँ से चल के? यहाँ से चल के। पहली यात्रा होती है 1492 में, इस यात्रा से ये यहाँ पे पहुंच गया। अब ये यहाँ पे पहुंच गया तो इसे क्या लगा कि कोई नई जमीन खोजी है? नहीं, क्योंकि ये किस चीज की तलाश में निकल रहा था? इंडिया और चाइना, मतलब बेसिकली एशिया पहुंचना चाहता था और इसको यही लगा कि ये एशिया पहुंच चुका है और यहाँ पे कुछ नेटिव लोगों से मिलता है। वो लोग इसके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार होते हैं। इसके पास ग्लास बीड्स होते हैं, उसके बदले वो उसको कॉटन बीड्स, बॉल्स, पैरेट्स और स्पीयर्स ये सब चीज़ें देते हैं। इन लोगों को मिलता है और इन लोगों से मिल के वो जो जो चीज़ें इनके अंदर से ऑब्जर्व करता है वो सारी चीज़ें उसको पता चल जाती हैं। अब ये पहुंचा था अमेरिका। अमेरिका के पास उस समय क्या नहीं था? एक तो बहुत अच्छे वेपन्स नहीं थे, उनका कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स रिलीजन और अलग अलग तरीके के कल्चर हुआ करते थे। उनके पास आयरन नहीं था, उनके पास खतरनाक वेपन्स नहीं थे। ये चीज़ें ये भी ऑब्जर्व करता है। लेकिन इसको लगता है कि ये क्यूबा जब पहुंचता है तो क्यूबा पहुंचने के बाद इसको लगता है कि ये तो चाइना पहुंच गया है, लेकिन चाइना नहीं होता है, वो अमेरिकी महाद्वीप होता है। उसके बाद जब ये हिस्पैनियोला पहुंचता है, जो कि आज के समय डोमिनिक रिपब्लिक और हैल्टी है, वहां पे पहुंच के इसको लगता है कि ये जापान हो सकता है। लेकिन ना तो वो जापान था ना वो चाइना था, बस इसका भ्रम था कि वो एशिया पहुंच चुका है। इतना जल्दी 3 महीने में उस जहाज के रास्ते से ये पहुंच गया है एशिया। जबकि इतना फास्ट जहाज नहीं होती थी, शिप नहीं होती थी आज के जो दौर में जितनी होती हैं कि आप इतना जल्दी जो है क्विकली एशिया पहुंच जाओ वहां से। लेकिन ये इसको ऐसा लगता है और ये वहां पे जाके जो लोकल्स होते हैं उनके साथ ट्रेड करता है। शुरुआत में उनको ऑब्जर्व करता है, उनके साथ किसी तरीके का कोई लड़ाई नहीं होती है और उसके बाद यहाँ पे ये अपना एक सेटलमेंट स्टैब्लिश करता है, विला डे ला नाविडाड उस सेटलमेंट का नाम होता है। इसको क्रिश्चियन टाउन कहा जाता है अभी। तो वहाँ पे ये अपना पहला सेटलमेंट बैठाता है। सेटलमेंट यानी एक अपने लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करके वहाँ पे बसा देता है एक तरह से। तो ये जगह होता है पहला क्रिश्चियन टाउन में स्पेनिश सेटलमेंट होता है उस दौर का। 30 लोगों को यहाँ पे छोड़ के, सेटलमेंट के पास छोड़ के, ये अपना यहाँ पे से ये क्लेम करके कि वो एशिया पहुंच चुका है और अपनी 2 जहाज़ों को लेकर वो वापस जाता है स्पेन। स्पेन 1493 में पहुंचता है और एक एग्जेगरेटिंग रिपोर्ट उनके सामने पेश करता है। अब इसने अपना बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकना वाली बात होती है ना, वो करना शुरू कर देता है कि मैंने एशिया को खोज दिया है, सिर्फ 3 महीनों में मैं एशिया पहुंच गया, मैंने चाइना को खोज लिया, मैंने जापान को खोज लिया, अब हमें लैंड रूट्स की ज़रूरत नहीं है, हम ईजिली जो है यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और वहाँ के लोगों के बारे में इसने क्या बताया, वो भी इसने इस तरह से कुछ शब्द कहे उनके बारे में। उसने कहा कि वहाँ के जो लोग थे वो मेरे लिए पैरेट्स लेके आए, कॉटन बॉल्स लेके आए और हमारे सामान के बदले उन्होंने अपना सामान हमें दिया। वो सब कुछ ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये जो जिन लोगों से मिला था, जो कैरेबियन लोग थे, ये सब कुछ ट्रेड करने के लिए तैयार हैं जो कुछ उनके पास है। ये लोग जो हैं अच्छे वेल बिल्ड हैं, अच्छी बॉडी है, इनके हैंडसम फीचर्स हैं और उनके पास किसी तरीके के कोई हथियार नहीं है और उनको हथियारों का ज्ञान भी नहीं है। जब मैंने उनके हाथ में अपनी तलवार दी तो उन्होंने गलती से, इग्नोरेंस से अपना हाथ कट कर लिया। इतने बेवकूफ हैं, इतने इसको बेवकूफ लग रहे थे। इसको लग रहा था कि ये लोग बहुत वनरेबल हैं, बहुत वीक हैं। ये बात थी और कुछ महीनों में वही बात ठीक भी थी क्योंकि इन लोगों के पास इतने बेहतर वेपन नहीं थे। बाकी दुनिया जो है वो काफ़ी डेवलप कर चुकी थी।
मैंने आपको इन पुरानी सभ्यताओं के बारे में अच्छे से बताया है, एज़टेक एम्पायर, माया सभ्यता, इनका सभ्यता, मैंने बताया कि किस तरीके की सभ्यताएं थी ये। इनको इतने वेपन्स वगैरह डेवलप इन्होंने नहीं किए थे, इन लोगों के पास लोहा नहीं था। तो अमेरिका के अंदर आयरन एज बहुत लेट आई है, जहां आयरन जो है, भारत में आयरन एज आपको पता है कि बीसी में शुरू हो गई थी। तकरीबन 1000 बीसी के आसपास से हमारे पास आयरन था। 1000 बीसी के आसपास आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, और इनके पास 1500 एडी के आसपास भी नहीं है, यानी 2500 साल पीछे हो गए। तो लोहा जो है उसकी डिस्कवरी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी एम्पायर को बिल्ड करने में। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको पता है कि मटेरियल है, और उससे वेपन्स भी बनते हैं। इन्होंने उसके बाद इसकी सोच क्या है कि ये सब बात तो बता दी, और इसने कहा कि ये लोग जो हैं इनको हम बहुत अच्छा सर्वेंट बना सकते हैं, इनको स्लेव बना सकते हैं, और सिर्फ 50 लोग जो हैं हमारे इनको सब्जुगेट कर सकते हैं, इनको इजीली अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, और हम उनसे वो सब कुछ करवा सकते हैं जो हमारा मन चाहे। तो ये जो है, ये जो डीमन थिंकिंग थी इसकी, ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है। शुरुआत से ही इसके मन में ये था कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, ये वनरेबल लोग हैं, तो वनरेबल है तो इनको स्लेव बनाओ, और इनसे फोर्स लेबर करवा के रिसोर्सेज का यहाँ से एग्जीक्यूशन करवा के, और यूरोप को वेल्दी बनाओ, स्पेन को वेल्दी बनाओ। ये इसकी सोच थी, ये इसने जाके बताया। अब उसके बाद इसको दोबारा भेजा गया 6 महीने बाद, सितंबर 1493 में कोलंबस ने अपनी दूसरी यात्रा करी। दूसरी यात्रा में जब कैरिबियन आइलैंड्स पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि जो नेविडाड सेटलमेंट ये करके आया था, हिस्पानियोला सेटलमेंट भी इसको कहा जाता है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उन 30 लोगों को, जो सेलर्स थे, उनको पूरी तरह से मार दिया यहाँ के लोकल्स ने। तो ये जितना वीक उनको समझ रहा था कि 50 लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, उतना आसान भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि इतना आसानी से इनको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन फिर भी कोलंबस अब की बार ज़्यादा लोग अपने साथ लेके आया था, और ज़्यादा लोग लेके आया था, तो उस क्षेत्र में यहाँ के लोकल्स को उसने एक तरह से बंदी बनाया, और उनसे फोर्स लेबर करवा के इसने नेटिव पॉपुलेशन से ही अपना सेटलमेंट जो है उसको रीबिल्ड करवाया। हालांकि यहाँ की जो रानी थी उस क्षेत्र में, जो छोटा जो लोकल एरिया था, उस रानी ने इसका विरोध किया, लेकिन इसका किसी ने सुना नहीं। और ये जो एफर्ट्स थे, यहीं से शुरुआत से ही पता चल गया था कि इसको गोल्ड का लालच है, और इसको चीज़ों का बहुत लालच है, यहाँ के रिसोर्सेज का ये एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है। लेकिन इसके प्रति लोगों में नफरत भी यहीं से पैदा हो गई थी, नेटिव पॉपुलेशन के अंदर, और इसका जो है कुछ हद तक जो है एक नुकसान हुआ कि ये इनके साथ बैठ के बातचीत में नहीं आ पाया, और एक ट्रेड रिलेशंस नहीं बना पाया, बस ये एक्सप्लॉयटेशन के मूड में आया था। उसके बाद ये फिर स्पेन जाता है, और अपने 2 भाइयों को, जिनका नाम होता है बार्थेलोमेस एंड डियागो, इनको गवर्नर बना के यहाँ पे इन सेटलमेंट्स में छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और इसको अभी भी यही लग रहा होता है कि इसने चाइना के आइलैंड्स की, चाइना के आउटर आइलैंड्स की खोज कर दी है, इसकी डिस्कवरी कर दी है, और अब ये मेनलैंड चाइना पहुंच जाएगा थोड़े टाइम में, अगली यात्रा में। उसके बाद इसने तीसरी यात्रा करी, और तीसरी यात्रा में ये सोचना चाह रहा था कि मैं मेनलैंड चाइना पहुंचूंगा, लेकिन ये अब वेनेजुएला पहुंच गया, जो अमेरिकी महाद्वीप में ही है, आप जानते हैं, वेनेजुएला पहुंच गया। तो वेनेजुएला पहुंचने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि चीजें धीरे धीरे इसको भी रियलाइज आगे तो होने लगेगा कि ये, अब रियलाइज क्या होने लगेगा, उससे पहले एक और बड़ी घटना होती है कि यहाँ पे जो सेटलर्स हैं, जो यूरोप से आके सेटल डाउन होने लगते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे अब चाइना पहुंच गए। उनको तो ये लगता है, जो व्यापारी आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए। वो चाइना पहुंचना चाहते थे, कोई सिल्क का व्यापारी है, वो सिल्क लेने चाइना पहुंचा, और वहां पे पहुंचा अमेरिका महाद्वीप में, वहां पे उसको कुछ नहीं मिला। तो ये लोग जो हैं कोलंबस के ऊपर चीटिंग का आरोप लगा देते हैं, और कंप्लेन कर देते हैं कि इसने हमें मिसलीड किया है, इसके भाइयों ने पुअर मैनेजमेंट किया है यहाँ पे, और हम ना तो यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे कुछ किसी तरीके का सेटलमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। इसकी वजह से स्पेनिश क्राउन ने एक फरमान जारी किया, और कोलंबस को अरेस्ट कर लिया गया, और इसके ऊपर एक केस लगाया गया, चार्जेस लगाए गए अथॉरिटी ने कि तुमने धोखा दिया है, मिसलीड किया है। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन बाद में चार्जेस जो है इनको ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, इसको जो चीज़ें पता है वही ये कर रहा है, वही बता रहा है। हालांकि इसने कुछ कुछ चीज़ें एग्जेग्रेट करके बताई थी। कोलंबस को उसके टाइटल्स तो वापस नहीं मिले गवर्नर वगैरह के, लेकिन इसको इसके पद से हटा दिया गया, चार्जेस से ड्रॉप करके इसको फिर से कहा गया कि जाओ वापस से यात्रा करो, और वापस से जाके पता करो कि क्या हो रहा है, तुमने क्या खोजा है, और वहां पे क्या क्या हमें अवेलेबल होगा। यहाँ पे उसके बाद जब फाइनल यात्रा करता है, इनसे प्रॉमिस करके जाता है राजा रानी से कि मैं जो प्रॉमिस किया था, जो वादे मैंने किए थे, जो रिसोर्सेज के, वो मैं पूरे करूंगा।
अब तक लेकिन लोग भी नाराज हो जाते हैं, और ये जो लोकल आइलैंड्स के लोग हैं, एक यहाँ पे स्टॉर्म आता है जब ये फाइनल यात्रा करता है 1502 में, और ये सोचता है कि इंडियन ओशन पहुंच जाऊंगा, लेकिन इंडियन ओशन तो ये नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इंडियन ओशन तो इधर था ही नहीं। इधर तो अटलांटिक ओशन आएगा, फिर अमेरिकी महाद्वीप आया, और फिर पैसिफिक ओशन आया, इंडियन ओशन कहाँ से आएगा? तो ये इंडियन ओशन नहीं पहुंच पाता इधर से। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये क्यूबा के आइलैंड्स के पास होता है, उस समय एक बहुत बड़ा तूफान आता है समुद्र में, और इसकी जो जहाजें हैं वो डूबने पे आ जाते हैं, लेकिन लोकल जो आइलैंड के लोग होते हैं वो अब इसकी मदद नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि ये स्पेनिश लोग जो हैं वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने यहाँ आए हैं, वो पुअर ट्रीटमेंट करते हैं, हमें गुलाम बनाने की फिराक में हैं, वो हमारा सोना जो है वो हमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं देना चाहते। तो इन्होंने इनकी मदद नहीं करी। लेकिन उसके बाद जो है गवर्नर की तरफ से एक रेस्क्यू पार्टी आती है, वो इनको फाइनली बचाती है, और ये लोग जो हैं 1504 में स्पेन वापस लौट जाते हैं। मतलब इसकी यात्रा जो थी, जिस मिशन के लिए ये आया था कि चाइना पहुंचूंगा, वो पूरा नहीं हो पाया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंच जाता है ये सोच के कि वो हमें एशिया पहुंचेगा, लेकिन एशिया कभी पहुंच नहीं पाता है, ये चीज़ होती है। अब आगे आने वाले समय में इसकी जो फाइनल यात्रा होती है, उस समय इसको उसके टाइटल्स जो है वो तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ चार्जेज वगैरह नहीं लगाता है स्पेन, और वो उसको छोड़ देता है कि ठीक है, तुम्हारा जो 10% है वो भी तुम ले लो, जो जो चीज़ें तुम्हें मिली हैं, लेकिन टाइटल इसको नहीं मिलते हैं। काफ़ी प्रयास करता है कि इसको इसके टाइटल्स मिल जाएं। इसको काफ़ी फेम की नीड होती है, लेकिन फेम उतना उस दौर में नहीं मिला, बाद में तो मिला, क्योंकि लोगों को जब पता चला कि अमेरिका के अंदर तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, और इंडिया में और चाइना में आके उतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ की सभ्यताएं ज़्यादा विस्तरित थी, और इनके पास अपना वेपन भी था, अपने को प्रोटेक्ट करने की क्षमताएं भी थी, उनसे ज़्यादा बेहतर थी। हालांकि इंडिया भी अल्टीमेटली तो बाद में ब्रिटेन की कॉलोनी बना ही, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि जितना आसानी से अमेरिका बना। ये चीज़ें लेटर पीरियड जो था इसका एक्सप्लोरेशन का, वो एक्सप्लोरेशन का पीरियड तो खत्म हो गया, लेकिन लास्ट में काफ़ी रिलीजियस व्यक्ति बन गया था, कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करता था, क्रिश्चियन था। इसने 2 किताबें लिखी, एक बुक लिखी, ए बुक ऑफ प्रिविलेजेस, ये लिखी, जिसमें इसने डिटेल डॉक्यूमेंटेशन किया है कि स्पेनिश क्राउन के साथ जो भी इसको रिवॉर्ड्स मिले, और जिस तरीके से इसने यात्राएं करी, वो सब चीज़ें इसने बताई हैं, अपने आप की बारे में लिखा है। उसके बाद इसने लिखी एक बुक, ए बुक ऑफ प्रोफेसीज 1505 में, जिसमें इसने बाइबल के कुछ संदर्भों के पैसेजेस का इस्तेमाल करके और अपने आप के एक्सप्लोरेशन को बताया कि किस तरह से इसने क्रिश्चियनिटी को भी वहाँ पे बढ़ाने के लिए काम किया है, कि इसने क्रिश्चियनाइजेशन तो हुआ ही है आगे चल के, कि फोर्सफुली अमेरिकन महाद्वीप के जो लोग थे उनको क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट किया गया, उनके ऊपर दबाव डाला गया, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, इसने काफ़ी कोशिश करी कि इसको इसके जो टाइटल्स है वो मिल जाएं, लेकिन वो टाइटल्स इसको मिले नहीं। लेकिन जो 10% का वादा किया था राजा ने, वो 10% इसको दिया, और 20 मई 1506 को 54 वर्ष की उम्र में कोलंबस की वेलाडोलिड में डेथ हो गई। 54 साल तक ही जिंदा रहा। उसके बाद ये कहीं पहले ही इसने यात्राएं तो छोड़ दी थी, लेकिन और कहीं जाता या कुछ करता, लेकिन उससे पहले बीमार रहने लग गया था, और उसके बाद इसकी डेथ हो गई। अब सवाल वो है कि क्या यूरोपियंस ने सच्चे मायनों में अमेरिका की खोज करी थी क्या? कोलंबस ने या किसी भी यूरोपियंस ने सबसे पहले यात्रा करी थी क्या? तो मैंने आपको क्या कहा था कि डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले उस जमीन पे पहुंचा वही उसका डिस्कवरर है। तो अमेरिकी महाद्वीप की अगर बात करें, तो अमेरिकी महाद्वीप के अंदर जो होमो सेपियंस है वो तो बहुत पहले से आ रखे हैं, 15,000 साल से पहले से यहाँ पे हैं। होमो सेपियंस का आपको जो ह्यूमन माइग्रेशन मैप है वो आपको ऐसा दिखता है कि अफ्रीका से इनका ओरिजिनेशन होता है, उसके बाद ये इस रास्ते से होते हुए लगभग 70,000 साल पहले तो भारत में पहुंच गए थे, और भारत के रास्ते ये एशिया यानी चाइना की तरफ गए, और यहाँ से होते 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 और इस जगह से बेरिंग स्ट्रेट जो है, जो अलास्का और रशिया के बीच से जाती है, तो ये वाली जो जगह है, यहाँ से इन्होंने रशिया को पार करके, बेरिंग स्ट्रेट को पार करके अलास्का पहुंचे 15,000 साल पहले तकरीबन, ये माना जाता है। कई जगह आपको 20,000 साल पहले भी बता दिया जाता है, कई जगह इससे पहले का भी बता दिया जाता है। तो 15,000 साल पहले होमो सेपियंस जो है, जो कि नोमैडिक होते थे, जिनको हम आदि मानव कह सकते हैं, ये लोग तो अमेरिकी महाद्वीप पे पहुंच गए थे। अब इनमें से जो व्यक्ति सबसे पहले पहुंचा होगा उसको डिस्कवरर कहा जाएगा। उसका नाम हमें पता नहीं है कि सबसे पहले कौन पहुंचा। तो ये लोग जो है यहाँ पे पहुंच गए थे, और आगे आने वाले समय में इन लोगों ने
अलग अलग क्षेत्रों में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया और अलग अलग कल्चर इनके डेवलप हो गए, अलग अलग इनकी सभ्यताएं यहाँ पे डेवलप हो गई। नॉर्थ अमेरिका में, मेजो अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये लोग रहने लग गए। तो ये लोग इतने संख्या में थे, मिलियंस की संख्या में लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो ये कह देना कि यूरोपियंस ने किसी भी तरीके से अमेरिका की खोज करी, एक नई धरती की, एक नई लैंड की खोज करी, ये तो पूरी तरह से तथ्यात्मक तौर पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे थे और जिस रास्ते से ये गए वो भी एशिया का रास्ता था, यूरोप के रास्ते से नहीं गए थे। आपको दिख रहा है ये एशिया के रास्ते से गए हैं। तो इनके जो पूर्वज थे, यहाँ पे जो लोग सबसे पहले पहुंचे थे, उनके पूर्वज तो एशियन थे, एशियन रीजन के थे वो। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि इसमें यूरोपियंस का कोई हाथ नहीं था। और अगर बात करें बाद में कि भाई यहाँ से ये जो बेरिंग सी का जो रास्ता है, यहाँ से पहुंचने के बाद दुनिया से कट आउट हो गए थे लोग यहाँ के, कि अमेरिकी महाद्वीप पे आना जाना नहीं था लोगों का। तो ये बात भी क्या पूरी तरह से सही है? यूरोपियंस को इस बात का पता नहीं था कि इधर कोई जमीन है। तो क्या कोलंबस पहला व्यक्ति था जो अमेरिका पहुंचा था यूरोप से? तो ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि तकरीबन 1000 एडी के आसपास वाइकिंग्स जो हैं वो भी कनाडा पहुंच चुके थे। और कनाडा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। वाइकिंग्स कौन थे? इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। वाइकिंग्स जो है स्कैंडिनेविया के लोग थे, स्कैंडिनेविया में रहते थे। ये जो आपका जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इस क्षेत्र में रहते थे। और उसके बाद ये आइसलैंड यहाँ पहुंचे और इससे ये इधर पहुंचे नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका को इन्होंने क्या नाम दिया था? विनलैंड, विनलैंड नाम दिया था। तो 1000 एडी के आसपास ये लोग जो हैं कनाडा पहुंचे थे। और कनाडा में भी इनका जो सबसे पहले आदमी पहुंचा था, जिसकी लीडरशिप पे लोग पहुंचे थे, उसका नाम था लीफ इरिक्सन। लीफ इरिक्सन या इरिक द रेड इसको कहा जाता है। ये व्यक्ति पहुंचा था, इसका कबीला, इसके लोग यहाँ पे पहुंचे थे और इस आदमी ने इसको नाम दिया था विनलैंड। और आज भी यहाँ पे एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को, इस व्यक्ति की यात्रा को सेलिब्रेट करने के लिए, कि इरिक्सन डे या सेलिब्रेट इरिक्शन, लीफ इरिक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज भी जब आप कनाडा जाओगे, कुछ रूइंस आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको वो एकदम 100% तो श्योर नहीं है कि वो लीफ इरिक्शन और वाइकिंग्स ने ही सेटल डाउन किए थे, लेकिन उसमें कुछ रूइंस ऐसी सिमिलरिटी दिखती है जैसी वाइकिंग्स की होती थी। तो वो भी चीजें ऐसे पता चलती है कि ये लोग कनाडा में पहुंचे थे। लेकिन इनको इनका क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं कहा जाता कि लीफ इरिक्सन ही जो है अमेरिका का खोज करता है? क्रिस्टोफर कोलंबस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाइकिंग्स जो हैं उन लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया इस चीज को, कि यूरोप को अमेरिका से जोड़ा नहीं। वो यहाँ पे किसी लॉन्ग लास्टिंग सेटलमेंट को एस्टेब्लिश करने में असमर्थ रहे और कुछ समर्स यहाँ पे बिता के वो वापस जो है आइसलैंड चले गए और उसके बाद डेनमार्क चले गए, स्वीडन चले गए, इधर चले गए। ये सेटलमेंट नहीं कर पाए, इसकी वजह से ना तो यात्राएं हुई और ना इनके बीच में ट्रेड रिलेशंस हुए। वो अपना एक सेटलमेंट वहां पे छोड़ के वापस आ गए। अब वो चीज जो है वो वापस वैसी की वैसी हो गई कि ना तो यूरोप का अमेरिका से कोई लेना देना है, ना अमेरिका का यूरोप से कोई लेना देना है। वापस एक दूसरे से कट आउट हो गए। अब इस कट आउट का फेज जो है उसको खत्म किया इस एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौर में सबसे पहले किसने किया? कोलंबस ने किया। कोलंबस की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो यही थी कि उसने यूरोप के लोगों को अमेरिका की जमीन का पूरा ब्यौरा दे दिया कि ये लोग ऐसे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, कमजोर हैं, इनको आप अपना गुलाम बना सकते हैं, इनको जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और इस जमीन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके, उनको निकाल के आप अपने मैन्युफैक्चरर गुड बना सकते हैं और अपने साम्राज्यों को, यूरोपियन साम्राज्यों को ताकतवर बना सकते हैं। ये चीज है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं करी, लेकिन उसने अमेरिका के लिए नए रूट की खोज करी, एक नया समुद्री रास्ता खोजा। और समुद्री रास्ता खोजने के बाद दुनिया बदल गई। दुनिया कैसे बदल गई? कि ये यूरोप, जो छोटा सा यूरोप है, इसके छोटे छोटे किंगडम्स ने, छोटे छोटे साम्राज्यों ने, जो ताकतवर तो थे लेकिन इन्होंने जाके दुनिया के कोने कोने के ऊपर अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए, अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली। ये जो स्पेन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस स्पेन ने आपको दिख रहा है कि नॉर्थ अमेरिका का कुछ भाग और साउथ अमेरिका का लगभग आधे से ज्यादा भाग जो है, मेजो अमेरिका का भाग है, उसको अपनी कॉलोनी बनाई और इसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने मन मुताबिक किया। यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया और यहाँ की सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। उसके बाद आपको ये भी देखेगा यूनाइटेड किंगडम, जो कि ये कनाडा वाला पार्ट अपने हाथ में रखता है और ये अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन के पास, वो भी अपने कंट्रोल में रखता है। उसके बाद फ्रांस, जो अभी तो इस मैप में आपको यही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रांस का
था दबदबा, यहाँ पे भी बाद में बन जाता है फ्रांस का कॉलोनीज। और ये लास्का जो कि रशिया के पास रहा काफ़ी लंबे समय के पास, और 1867 में रशिया ने अमेरिका को इसको सेल आउट कर दिया था। लेकिन रशिया जो है लास्का में इसी दौर में पहुंचा था, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौर में। पुर्तगाल ने यहाँ पे अपनी कॉलोनी बना ली, नीदरलैंड्स ने भी अपनी छोटी मोटी कॉलोनी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली। और ये लोग जो हैं इसी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौर में ये पुर्तगाली जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आ गए, कालीकट, गोवा इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये जो दौर था इससे दुनिया के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़े। मैंने आपको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में भी ये पढ़ाया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये थे कि दुनिया के लिए नए रूट खुल गए, दुनिया के बीच में कल्चरल, साइंटिफिक और हर तरीके का आदान प्रदान होने लग गया, ट्रेड अच्छा होने लग गया, एक ग्लोबलाइजेशन हो गया। लेकिन नुकसान ये हुआ कि जो नेटिव लोग अपने आप को इन यूरोपियंस के सामने प्रोटेक्ट करने में असमर्थ थे, उनका बहुत बड़े स्तर पे प्रोसिक्यूशन हुआ, उनका शोषण हुआ, उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। बहुत सी चीज़ें इधर से उधर आदान प्रदान हो रही थी। जो लोकल गुड्स थे, जो अनफिनिश्ड गुड थे, जो कि रॉ मटेरियल था, वो यूरोप जाता था। और उस दौर के बाद जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आ गई तो फिनिश्ड गुड को ये लोग अपनी कॉलोनीज में बेचते थे। और स्लेवरी भी एक बहुत बड़ा चीज़ जो है उसका शुरुआत हो गई। अफ्रीका से स्लेव को ट्रेड करके ये अमेरिका ले जाते थे और उनसे फोर्स लेबर करवाते थे, और उन खेती करवाना और किसी भी तरीके की चीज़ें करवा के उन चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके अपने यहाँ पे ले जाते थे। ये चीज़ें हो रही थी। तो यही चीज़ें हैं कि अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड, यूरोप के अंदर अगर आप क्रिस्टोफर कोलंबस की लेगेसी को देखेंगे तो अपने अपने दोनों के स्वरूप होंगे। यूरोपियंस उसको इस पॉजिटिव माध्यम से देखेंगे क्योंकि उसने यूरोप को बहुत वेल्दी बनवाया, और अमेरिकन उसको, जो नेटिव अमेरिकन हैं, आज के अमेरिकन नहीं, आज अमेरिकी महाद्वीप की अगर बात करें दोनों की, तो वहाँ की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूरोपियंस हैं क्योंकि लोकल पॉपुलेशन को तो खत्म ही कर दिया था, तो सेटल डाउन हुए हैं वो अलग हैं। लेकिन नेटिव लोगों से पूछोगे तो उनके लिए तो विलन था क्रिस्टोफर कोलंबस, और जो यूरोपियंस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो हीरो था ही। तो दोनों ही तरीके का है, कंट्रोवर्शियल लेगेसी है। कुछ लोगों पे जो नेटिव्स थे उनके ऊपर डिवास्टेटेड इम्पैक्ट पड़ा, और यूरोपियंस को वेल्दी बनाया और उनकी कॉलोनीज को पावरफुल बनाया। ये इसकी लेगेसी है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इन वीडियोज़ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चैट सेक्शन के माध्यम से आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, आप कुछ डाउट हो वो पूछ सकते हैं। साथ ही जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में, ताकि आप अपनी तैयारी को घर बैठे कंप्लीट कर सकें। इन वीडियोस कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, उनके नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे। सो सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ बने रहिएगा, सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।